पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ हाजरफ स्पेस, T2 स्पेस, T3 या नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखें तो ए और बी तो एक ही बात है, यानी हाजरफ स्पेस होती है या T2 स्पेस है, उन दोनों को तो हम, इन दोनों का तो मतलब ही एक है, हाजरफ को ही हम T2 बोलते हैं। तो मीट्रिक स्पेस हाजरफ स्पेस होती है, यस, बड़ा वेल नोन रिजल्ट है ये तो ऑप्शन ए भी ट्रू होगी, फिर बी भी ट्रू होगी, और बोथ की तो ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप सी को ध्यान से देखें, सी में लिखा हुआ है T3 और हर मीट्रिक स्पेस T3 स्पेस भी होती है, और अगर कोई स्पेस T3 स्पेस है तो वो T2 भी होती ही है। सो अगर मैं कह दूं कि मीट्रिक स्पेस T3 स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि वो T2 भी है, वो हाजरफ भी है, यानी अगर कोई स्पेस T3 है तो वो T2 होती है। सो T3 के कहने से ये दोनों ऑप्शन ओके हो जाएंगे। सो यहां पे जो मेरी बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, वो सी है, यानी सी मेरी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं T3 कहता हूं उसको तो इसका मतलब ये है कि वो हाजरफ ऑटोमेटिकली होगी है, लेकिन हाजरफ या T2 के कहने से T3 नहीं होती। अगर T3 है तो इसका मतलब यही है कि वो T2 भी है। सो यहां पे जो हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, वो सी होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक इन अ डोमेन D। आपका फंक्शन f ऑफ z कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक है तो फिर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, यानी आपका जो ux है वो vy के इक्वल होगा और जो vx है वो बराबर होगा माइनस uy के। ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि फंक्शन तो एनालिटिक है। और f ऑफ z इसमें देखिए क्या कहा हुआ है, c प्लस आयोटा vxy, c कोई रियल कांस्टेंट है, तो फिर f इस डोमेन D के अंदर कैसा होगा। देखिए जी उसने ये कहा है कि f ऑफ z आपका ऐसा है, यानी उसका जो रियल पार्ट है वो तो कांस्टेंट है, और v के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ, कहा हुआ है कि v ऑफ xy है, तो ये भी कहा हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन है। देखिए c तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये ux क्या आ गया 0, uy क्या आ गया 0। अब चूंकि वो एनालिटिक फंक्शन है तो फिर CR इक्वेशन लाजमी सेटिस्फाई होंगी, यानी vy भी 0 होगा और vx भी क्या होगा 0 ही होगा। अगर मैं कह दूं जी v जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी सम x टाइप है, और जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा वो तो 0 नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा। तो CR इक्वेशंस में से एक तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी नहीं होगी। अगर मैं कहता हूं जी v डिपेंड करता है y के ऊपर, यानी सिर्फ y का फंक्शन है, तो फिर ये वाला डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, तो तब भी CR इक्वेशंस दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक हो रही है एक नहीं हो रही है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इनको सेटिस्फाई करवाने की, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो इन इक्वेशंस ने हर हाल में सेटिस्फाई होना ही होना है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो v है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि v सिर्फ x पर डिपेंड करे या v सिर्फ y पर डिपेंड करे तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, और चूंकि एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशन लाजमी सेटिस्फाई होगी। तो फिर v की पॉसिबिलिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है c भी कांस्टेंट है, यानी f ऑफ z हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इसका मतलब f ऑफ z तो कांस्टेंट है। तो ऑप्शंस में देखें कांस्टेंट मौजूद है, नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, कंटीन्यूअस फंक्शन इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। जब उसने कह दिया है कि फंक्शन आपका एनालिटिक है, इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर फंक्शन कंटीन्यूअस तो होता ही है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो फिर यहां पे अब हमारे पास टाइप पड़ गया जी, कांस्टेंट या कंटीन्यूअस, दोनों ठीक लग रही हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं जी कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या ऐसा है नहीं कि हर कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैं कंटीन्यूअस कह दूं तो फिर कांस्टेंट तो नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं होता। बड़ी एग्जांपल्स मौजूद है आपके पास, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है जो फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन वो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर मैं कांस्टेंट कहता हूं तो फिर इसका मतलब है कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। सो यहां पे भी बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है, और वो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, वो ए है। बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, ए, क्योंकि अगर मैं कह देता हूं वो कांस्टेंट है
तो फिर ऑब्वियस है कि वो कंटिन्यूस भी है, लेकिन कंटिन्यूस कहने से वो कांस्टेंट नहीं होगा। बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है रियल एनालिसिस के अंदर भी। अगर हम बात कर ले तो sin x ये तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। सो कांस्टेंट के कहने से कंटिन्यूटी हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूस के कहने से कांस्टेंट नहीं होता। सो हमारी ऑप्शन कौन सी है? ए। क्वेश्चन नंबर 21, द सीक्वेंस एक सीक्वेंस है और हमने बताना है जी ये किसको कन्वर्ज करती है। तो देखते हैं जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n आयोटा ओवर n प्लस आयोटा माइनस 9 माइनस 12 आयोटा इंटू n प्लस 2 ओवर 3n प्लस 1 प्लस 7 आयोटा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम n को कॉमन ले लेते हैं तो 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे से भी n कॉमन ले लें 1 प्लस आयोटा ओवर n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से n को हम कैंसिल कर लेंगे इजीली। n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये वाली टर्म 0 को अप्रोच कर जाएंगे, और माइनस यहाँ से भी n कॉमन ले लें 9 माइनस 12 आयोटा प्लस 2 ओवर n आ जाएगा, और जब नीचे से n को कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 प्लस 1 ओवर n प्लस 7 आयोटा ओवर n आ जाएगा। तो ये कैंसिल, और जब n को इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में से 2 आयोटा ओवर 1 और आयोटा ओवर n 0, माइनस यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा 9 माइनस 12 आयोटा, ये भी 0, ये दोनों टर्म 0, तो यहाँ से नीचे सिर्फ 3 बच गए। तो 2 आयोटा माइनस 3 को कैंसिल करें 3 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद ये आ गया 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया -3 प्लस 6 आयोटा। तो ढूंढें कहाँ पे है? क्वेश्चन 22 है, इफ f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, f को कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और v वॉल्यूम है बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, देन ये वाला जो इंटीग्रल है f क्रॉस n ds अलोंग सरफेसेस इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग v, यानी वॉल्यूम आपका आ जाएगा और डाइवर्जेंस ऑफ f dv। ये क्या कहलाता है? तो ये इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता, क्योंकि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आपके पास होता है f डॉट n, यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे तो क्रॉस मौजूद है, तो हम इसको डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं कह सकते, और ये एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारी कौन सी फिर बनती है? ऑप्शन डी ही बनती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी, लेट एच के बी सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी है आपके पास, एच और के दो उसके सब ग्रुप्स हैं, देन एच के ये भी जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। तो ये डायरेक्ट ही हमारे पास एक रिजल्ट की स्टेटमेंट एक्चुअली, कि अगर एच और के दो जी के सब ग्रुप्स हैं देन एच के जो है वो भी जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच के किसके बराबर हो? के एच के बराबर हो। तो वो यहाँ ए पे मौजूद है। सो हमारी ऑप्शन तो ये बनेगी। फिर अगर इसको देखें, यहाँ लिखा हुआ एच के इज नॉट इक्वल टू के एच, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम हमें यही बता रहा है कि ये वाला जो एच के है ये सब ग्रुप ही तब बनेगा जब एच के और के एच बराबर होंगे। तो अगर बराबर नहीं है तो फिर सब ग्रुप तो बनना ही नहीं है। सो नहीं। और इसका क्या मतलब है? एच इनवर्स का मतलब एच ही है और के इनवर्स का मतलब के ही है। एच इनवर्स का बेसिकली मतलब तो ये हुआ ना कि एच अगर सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस हैं वो भी तो एच के अंदर ही पड़े होते हैं, और अगर आप उनकी कलेक्शन बनाएंगे तो वो एच ही बनेगी। एच इनवर्स एच होगा, के इनवर्स के होगा, क्योंकि वो दोनों सब ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब यही है कि एच और के इक्वल लिखे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर हाल में ऐसा हो। सो सी नहीं। और डी में देखें क्या लिखा हुआ है, एच के का होल इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। अब सबसे पहले तो अगर हम इनको ग्रुप्स में देख रहे हैं तो हमारे पास इसका डिफाइन होना जरूरी है कि एच के क्या चीज है। एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, लेकिन एच के जो प्रोडक्ट है ये तो सब ग्रुप हर हाल में नहीं बनता ना, ये सिर्फ तब ही बनता है जब एच के और के एच बराबर होते हैं। सो आपकी जो ट्रू ऑप्शन बनती है यहाँ पे वो कौन सी है? ए ही है। नेक्स्ट है जी, द सॉल्यूशन sin 2x एंड cos 2x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0।
y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इसके। वो कहता है जी क्या ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, या इनका रॉन्स्कियन जीरो है, या बोथ बी एंड सी। तो क्या ख्याल है आपका? मुझे तो देखते साथ ही ये लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, और अगर आप इनका रॉन्स्कियन निकालना चाहते हैं तो चेक कर लें। रॉन्स्कियन क्या होता है आपके पास? y1 y2, यहाँ y1 डैश y2 डैश। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? y1 आपके पास है sin 2x और y2 है cos 2x, और डेरिवेटिव लें इसका, ये आ जाएगा 2 cos 2x और ये आ जाएगा -2 sin 2x। जब डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करवाएंगे तो -2 sin के 2x -2 cos के 2x, तो अल्टीमेट जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? -2। यानी ये तो नहीं आ सकता। और रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ रहा है। रॉन्स्कियन आता ही नॉन जीरो तब है जब y1 और y2 का, जब वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं। सो डिपेंडेंट तो नहीं है ये। और ट्रू ऑप्शन कौन सी है? ए वाली, ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है? अच्छा, जब आप मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, t यूनिट वेक्टर, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होता है, प्लस नॉर्मल कंपोनेंट होता है v²/ρ। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, यानी ये कंपोनेंट टेंजेंशियल है, ये नॉर्मल है। तो v²/ρ देख लें कहां मौजूद है? b पे मौजूद है। सो b आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, लेट a एंड m इज पॉजिटिव। a कोई इंटीजर है और m क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। विद a की पावर phi of m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod of m में, प्रोवाइडेड दैट। अब ये आपके पास आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट है, और आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होल्ड कब करती है? जब a और m का जीसीडी क्या होता है? 1 होता है। सो देखें कहां पे है? c पे मौजूद है। c आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 27 है जी, समेशन d डिवाइड्स n 1/d इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n ओवर n। और ये किन इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप वेरीफाई करना चाहें तो चेक कर लें, ये आपके पास रिजल्ट ही एक्चुअली। तो n को अगर आप 1 लेते हैं तो उसके डिवाइजर्स कौन से होंगे? एक ही डिवाइजर है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? समेशन 1 यानी 1, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? n के डिवाइजर्स का सम। n एक है तो उसका डिवाइजर भी 1 ही है, तो 1/1। तो 1 के लिए तो ये होल्ड कर रहा है। 2 के लिए चेक कर लें, 2 के डिवाइजर्स क्या हैं? 1 और 2, तो उनकी समेशन लें 1 + 1/2, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ n, यानी डिवाइजर्स का सम। 1 और 2 का सम क्या है? 3, और n क्या है? 2, तो इक्वल है। अगर आप n = 3 के लिए इसको चेक करना चाहते हैं तो डिवाइजर्स क्या होंगे? 1 और 3, तो समेशन आ जाएगी 1 + 1/3 इधर, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिवाइसेस 1 और 3 4/3। तो आप देखते जाएं, ये सबके लिए होल्ड करता जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे। सो हमारी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है? ये, क्योंकि इसके लिए भी होल्ड कर रहा है, इसके लिए भी होल्ड कर रहा है, लेकिन इससे पहले 2 मौजूद है, उसके लिए भी कर रहा है, 1 के लिए भी कर रहा है। सो ए आपकी ट्रू ऑप्शन होगी।